नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का बेशक रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तालिबान चाहे लाख दावे करे वह बदल गया है, लेकिन हकीकत ये है वह आज भी वैसे ही क्रूर और महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी दिखाने वाला जैसा 20 साल पहले था। तालिबान हुकूमत में मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत के बाद बराबर ही नंबर 2 है, उसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। अमेरिका में 3 हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान ने सेना बुलाने का समर्थन न केवल डेमोक्रेटिक कर रहे थे, बल्कि विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन से ज्यादा सदस्य थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी उस बटालियन की तारीफ की जो भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात है। और अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को करीब 1 महीने हो चुके हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया था। तो वहीं अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि तालिबान चाहे लाख दावे क्यों ना कर ले कि वह बदल चुका है, लेकिन हकीकत यह है वह आज भी उतना ही क्रूर है, महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी दिखाने वाला है जैसा कि 20 साल वो पहले किया करता था। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आए दिन इसके सबूत सामने आ रहे हैं। राजधानी काबुल में एक महिला को घेर कर पीट रहे तालिबानियों की एक और तस्वीर सामने आई है। ये महिला काबुल के करत ए 4 इलाके में हो रहे प्रदर्शन में शामिल थी और इसी दौरान तालिबानियों ने इसे घेर लिया, लाठी कोड़े बरसाने लगे। वहीं तालिबानी सरकार के ऐलान से पहले ही अफगानी महिला अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन तालिबान उन्हें बंदूक के दम पर दबाने में लगा हुआ है। तालिबानी सरकार में किसी भी महिला को शामिल करना तो दूर की बात है, उन पर नई नई पाबंदियां तक लगाई जा रही हैं। इससे महिलाओं की नाराजगी बढ़ गई है, लेकिन तालिबान कभी फायरिंग कर रहा है तो कभी कोड़े बरसाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों यह फरमान जारी किया गया था कि विरोध प्रदर्शन से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी और ये तक बताना होगा कि नारे कौन से लगाए जाएंगे। तो वही तालिबान हुकूमत में मुल्ला मोहम्मद हसन और अंकुत के बाद बराबर की नंबर पर 2 हैं, उसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोहम्मद हितबुल्लाह अखंजुजादा सुप्रीम लीडर हैं। बरादर ने ऑडियो में कहा है कि उसके बारे में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यह टेप तालिबान ने जारी किया है। बता दें कि तालिबान के बाद इसी टेप को अफगानिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने जारी किया है। चैनल ने यह कहा है कि मुल्ला गनी बरादर ने खुद साफ कर दिया है कि ना तो वो घायल हैं और ना ही बीमार हैं। कुछ खबरों में ये कहा गया था कि तालिबान के आपसी संघर्ष में बरादर जख्मी है या मारा गया है, लेकिन ये खबरें गलत हैं। तालिबान की हुकूमत बनने के बाद से ही बरादर नजर नहीं आया है। उसके बाद से ही उसकी मौत की अफवाहों ने जोर पकड़ा हुआ है। बरादर ने ऑडियो में कहा कि मीडिया में मेरी मौत के बारे में खबरें चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक अलग बयान में कहा कि मीडिया हमेशा प्रोपेगेंडा को हवा देती है, हम इसका खंडन करते हैं। कुछ साल पहले ही सुप्रीम लीडर अखुंजादा के बारे में भी इस तरह की खबरें आई थी, तब वो कंधार में थे। तो अमेरिका में 3 हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान से सेना बुलाने का समर्थन न केवल डेमोक्रेटिक कर रहे थे, बल्कि विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने भी ज्यादातर सदस्य कर रहे थे। आज हालात बदल चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सेना के दिग्गज विपक्षी पार्टी और खुद अपनी पार्टी में आलोचना झेलनी पड़ रही है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनकी रेटिंग 50% से नीचे गिर गई है और इसी के चलते अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण मिड टर्म चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। लगभग हर कोई एक बात को लेकर निश्चित है, अफगानिस्तान से वापसी को लेकर बाइडेन की हैंडलिंग और बेहतर हो सकती थी। कई डेमोक्रेटिक्स कह रहे हैं कि बाइडेन ने आश्वासन दिया था कि सैनिकों के जान से पहले कोई भी अमेरिका नहीं फंसेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी भी 100 से अधिक अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में 2 विरोधी खेमे बन गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समर्थक यानी कि डेमोक्रेटिक नेता सेना को तैयार करने के पक्ष में हैं, वहीं बर्नी सैंडर्स के नेतृत्व में वामपंथी डेमोक्रेटिक नेता इसके खिलाफ हैं, लेकिन दोनों ही बाइडेन को घेर रहे हैं। बर्नी सैंडर्स धड़े के नेता रो खन्ना ने सेना वापसी को शेखी बगाड़े जैसा कदम बताया है। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी उस बटालियन की तारीफ की है जो भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात है। जिनपिंग ने एक लेटर में कहा है कि इस बटालियन ने 5 साल में अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। यह बटालियन तिब्बत और अरुणाचल के बीच किसी लोकेशन पर तैनात है। चीन के ऑफिशियल मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसी साल जिनपिंग ने तिब्बत के अरुणाचल से लगने वाले बॉर्डर टाउन
निंगची का दौरा किया था, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की थी। भारतीय और अमेरिकी मीडिया ने जिनपिंग के इस दौरे को तनाव बढ़ाने वाला बताया था। जिनपिंग के पहले चीन का कोई राष्ट्रपति भारत के बॉर्डर से लगने वाले इलाकों के दौरे पर नहीं गया था। ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने तिब्बत में तैनात बॉर्डर गार्ड बटालियन के काम की तारीफ की है। उन्होंने इसे मॉडल बटालियन बताया है और इस यूनिट ने 5 साल में अपनी जिम्मेदारियों को जिस ढंग से निभाया है वो पार्टी और लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं। जिनपिंग ने तिब्बत में तैनात जिस बटालियन को मॉडल बताया है वो झिंगजांग तिब्बत का चीनी नाम में तैनात है। 2016 में इस यूनिट को विशेष सम्मान से नवाजा गया था और इसी के साथ एक और यूनिट को भी सम्मान मिला था, लेकिन वो चीन की नेवी यूनिट थी और जिनपिंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी रह चुके हैं। यह यूनिट चीन की वेस्टर्न कमांड का एक अहम हिस्सा है। तो अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे को करीब 1 महीने हो चुके हैं। 15 अगस्त 2021 के तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अब 1 महीना बीतने के बाद अफगानिस्तान में पहली कॉमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का एक प्लेन सोमवार को हामिद करजई यानी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। AFP के एक पत्रकार ने इस फ्लाइट में सवारी की और उन्होंने बताया कि फ्लाइट में सिर्फ 10 ही यात्री सवार थे। इसमें यात्रियों से ज्यादा स्टाफ की संख्या थी और PIA के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन अफगानिस्तान के लिए नियमित कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू करना चाहती है। फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि इस्लामाबाद से काबुल के बीच हफ्ते में कितनी उड़ानें संचालित की जाएंगी, लेकिन 15 अगस्त तक पूरे अफगानिस्तान में कब्जे के बाद भी काबुल एयरपोर्ट 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों के नियंत्रण में रहा। यहां से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग देशों में भेजा गया। वहीं ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट पर लाखों लोग मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद एयरपोर्ट का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कतर और दूसरे देशों की मदद से तालिबान ने रिपेयर कर लिया। वहीं पिछले सप्ताह कतर एयरवेज के एक चार्टर्ड प्लेन काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और इन प्लेन से उन लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान छूट गए थे। तो फिलहाल बुलेटिन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे के न्यूज और हम आगे की खबरों का रुख करेंगे। बता दें कि अमेरिका में 24 सितंबर को कार्ड बैठक होने जा रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार कार्ड देशों के लीडर्स की मेजबानी करेंगे। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। इस बैठक में लीडर्स कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकें और साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त रखने जैसे कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने से लेकर संबंध मजबूत करने पर फोकस करेंगे। जी हां, तो आपको बता दें कि कार्ड एक राजनीतिक फोरम है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी साझेदार हैं। यह कार्ड की पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें देशों के प्रतिनिधि व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि कार्ड देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करना यह साबित करता है कि बाइडेन और हैरिस प्रशासन इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखता है। इससे पहले चारों नेता 12 मार्च को कार्ड की वर्चुअल बैठक में शामिल हो चुके हैं। इस बैठक में चारों नेताओं ने इंडो प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला रखने और नियमों से संचालित करने पर जोर दिया था।
तो कई साल से अमेरिकी नागरिकता देख रहे लोगों के लिए कुछ राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी संसद एक ऐसे बिल पर विचार कर रही है जिसमें ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों को ये तय फीस और कुछ शर्तें पूरी करने के बाद नागरिकता मिल सकेगी। हालांकि बिल अभी बिल्कुल भी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है। बता दें कि ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बहुत लंबा होता है और लाखों लोग, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स, इसका शिकार बनते हैं। उन्हें बार बार अपना वर्क वीजा रिन्यू कराना पड़ता है और यह बिल उस रिकंसिलिएशन पैकेज का हिस्सा होता है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है। ग्रीन कार्ड को परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहा जाता है या इमिग्रेंट्स यानी कि अप्रवासियों के लिए जारी किया जाता है। बिल पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जुडिशरी कमेटी विचार कर रही है। बता दें कि इमिग्रेशन संबंधी मामलों पर फैसले यही कमेटी लेती है। कमेटी द्वारा जारी लिखित बयान के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदनकर्ता को $5,000 की सप्लीमेंट फी यानी पूरक राशि देनी होती है। फोर्ब्स मैगजीन ने इसकी जानकारी दी है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक किसी इमिग्रेंट को स्पॉन्सर करता है तो इन हालातों में फीस आधी यानी $2,500 हो जाएगी। अगर एप्लीकेंट की प्रायोरिटी डेट 2 साल से ज्यादा हो तो फीस $1,500 हो जाएगी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीस बाकी प्रोसेसिंग फीस से अलग होती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह फीस अलग से देनी होगी और प्रोसेसिंग में लगने वाला खर्च अलग होगा। तो अफगानिस्तान में महिला अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने एक बार फिर आवाज उठाई है। बता दें, जिनेवा में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत यहां की स्थितियों पर करीब से नजर रख रहा है। जयशंकर ने आगे बताया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मुताबिक अफगानिस्तान में गरीबी का स्तर 72% से लेकर 95% तक है, होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसकी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा कारणों में यहां मानवीय जरूरतों में बड़ा बदलाव आया है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि यात्रा और सुरक्षित मार्ग का मुद्दा जो मानवीय सहायता में बाधा बन सकता है उसे तुरंत ही सुलझाया जाए। जो लोग अफगानिस्तान में और बाहर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें बिना किसी रुकावट के ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि लोगों को बिना किसी रोक टोक के आने जाने की सुविधा मिल जा सके। और अफगानिस्तान में महिला अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने एक बार फिर आवाज उठाई है। बता दें कि जिनेवा में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत यहां की परिस्थितियों से करीब से नजर भी रख रहा है। तो अफगानिस्तान भुखमरी की ओर बढ़ रहे अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 143.26 करोड़ रुपए की मदद की है। वहीं अफगानिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका भी युद्धग्रस्त देश को करीब 471 करोड़ देगा, कहीं ज्यादा मदद करेगा। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को कहा कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्ध है। जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग दशकों से युद्ध, पीड़ा और असुरक्षा के बाद अपने सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग उनके साथ खड़े होने का समय है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते कजाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। कजाकिस्तान को पाकिस्तान और तालिबान का विरोधी देश माना जाता है। साथ ही पंजशीर के लड़ाकों को भी तजाकिस्तान समर्थन करता रहता है। अफगानिस्तान की हालिया स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कतर के साथ बैठक में सोमवार को तालिबान का डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरामद नहीं पहुंचा। अफवाहें सामने आ रही थी वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। हालांकि तालिबान ने जोर देकर कहा कि बरादर कंधार प्रांत में है। देश के भविष्य पर चर्चा करने के लिए समूह के सर्वोच्च नेता मौलवी हितबुद्दौला अखुंजादा के साथ बैठक कर रहा है। बरादर और हक्कानी के बीच विवाद की खबरें भी चर्चा में हैं। तो
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित अन्य दुनिया के देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलने वाला है। WHO का अप्रूवल ना मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पाए थे, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि कंपनी वैक्सीन को आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगी। भारत बायोटेक ने अप्रूवल के लिए WHO जिनेवा में एप्लीकेशन दी थी। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मिलकर बनाया है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिशिएंसी है और यानी यह कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि जिसमें ट्रायल्स में यह वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसके इन्फेक्शन 100% है। कोवैक्सीन बनाने की मदद में ICMR का दावा है कि वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट्स पर कारगर है, यानी न केवल UK, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट्स पर बल्कि भारत के 10 से ज्यादा अधिक राज्यों में सामने आए W2 म्यूटेंट पर साबित हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के केसों में 6.8% की कमी आई है। वहीं 339 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 2 घंटों में कोरोना के 25,404 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमित मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 3,62,207 है। रिकवरी रेट 96.58% है, पर पिछले 24 घंटों में 45,127 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,24,084 हो गई है। बता दें कि वीकली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2.7% है, जो कि पिछले 41 दिनों में 3% ही है। और बता दें कि डेली पॉजिटिविटी रेट 1.58% है, जो कि पिछले 15 दिनों में से 3% से नीचे रहा है। पिछले 24 घंटों में 58,066 वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं अब तक कुल 45,22,038 लोगों ने टीकाकरण कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावियाने ने सोमवार को कहा कि इससे राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत के बाद से भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है और इसी रफ्तार से अगर लगातार डोज लगती रही तो दिसंबर तक इसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है और टीकाकरण भी किया जा सकता है। महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए भारत साल के अंत तक 6% आबादी को दोनों खुराक लगा सकता है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण फिलहाल में कम नजर आ रहे हैं। सोमवार को लगातार छठे दिन इस जानलेवा बीमारी से किसी की भी जान नहीं गई और यहां मृतकों की संख्या 25,083 रही। और वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 17 नए मामले आए। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 377 रही, जबकि अब तक सामने आए कुल मरीजों की संख्या 14,38,250 है।
तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को सोमवार को ईडी का नोटिस मिलने पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा। गुप्ता पर कांग्रेस में शामिल हो चुके पूर्व आप नेता सुखपाल सिंह खैरा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने गुप्ता को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच एजेंसी ने खैरा के खिलाफ ड्रग तस्करी और फर्जी पासपोर्ट के मामले में 20 केस दर्ज किए हैं। उन्होंने 2019 में आप छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी के अधिकारी ने उन्हें बताया कि खैरा ने आप को सरकार अमेरिका से 73.62 लाख रुपए की डोनेशन दिलाई थी। सुखपाल सिंह खैरा ने भी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित किया था। खैरा ने आरोप लगाया था कि उन्हें सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे डराने के लिए सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई बताया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने हमें आईटी डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर हराने की कोशिश की, लेकिन हमने 62 सीट जीती। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि भारत के लोग ईमानदार राजनीति चाहते हैं। बीजेपी अपनी इसी चाल में कभी सफल नहीं हो पाई। इससे उल्टा हम ज्यादा मजबूत होंगे। आपके राघव चड्ढा ने भी ट्विटर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पसंदीदा एजेंसी की तरफ से हमें लव लेटर मिला है। तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया दी है ट्वीट करके। 3 सितंबर 2021 को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बातों पर इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया पैदा होगी। एक तरफ कुछ लोगों ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार किया है और दूसरी तरफ देश के हर कोने और इलाकों ने लोगों ने मेरी बात की तस्दीक की है, मेरे नजरिए से सहमति जताई है। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, पर उससे पहले मैं उन आरोपों और अभियोगों का जवाब देना चाहूंगा जिन्हें मेरे इंटरव्यू से नफरत करने वाले लोगों ने मुझ पर लगाया है। हालांकि इल्जाम लगाने वाले हर एक इंसान को अलग अलग जवाब देना संभव नहीं है। मैं यहाँ एक साथ जवाब देना चाहता हूँ। मेरे आलोचकों का इल्जाम है कि मैं हिंदू दक्षिण पंथियों की आलोचना तो करता हूँ, मगर कभी मुस्लिम उग्रपंथियों के खिलाफ नहीं बोलता। उनका अभियोग है मैं 3 तलाक, पर्दे, हिजाब और मुसलमानों के दूसरे पिछड़ेपन के दस्तूकों के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इन लोगों को मेरे बरसों से किए गए कामों का जरा भी इल्म नहीं है। आखिरकार मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति तो नहीं हूं कि सबको मेरे क्रियाकलापों की खबर हो जो मैं लगातार करता रहता हूं। सच्चाई ये है कि पिछले 2 दशकों में 2 बार मुझे पुलिस की सुरक्षा दी गई, क्योंकि मुझे मुस्लिम चरमपंथियों की ओर से जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थी। पहली बार यह तब हुआ जब मैंने 3 तलाक का पुरजोर विरोध किया। मैंने जब इसकी खिलाफत की तब यह विषय राष्ट्र के सामने उछला भी नहीं था, किंतु उसी समय मैं मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी नाम के संगठन के साथ भारत के बहुत से शहरों जैसे हैदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़ जाकर इस पुरातन पंथी रूढ़ी के खिलाफ बोल रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और मुंबई के अखबार ने उन धमकियों को अपने एक अंक में साफ साफ दोहराया भी। उन दिनों मुंबई के पुलिस कमिश्नर A.N. राय ने उस अखबार के संपादक और प्रकाशक को तलब करके यह कहा कि अगर मुझ पर कोई हिंसक हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार मुंबई पुलिस उस अखबार को ही मानेगा। तो इस तरीके से जावेद अख्तर ने ट्वीट करके पहली बार कुछ प्रतिक्रिया दी है। जाहिर सी बात है कि जावेद अख्तर अपनी तलखवाणी के चलते लोगों के सामने हमेशा विषय का केंद्र रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार ट्वीट करके उन सभी आलोचकों के मुंह बंद करने की कोशिश की है और ट्वीट करके उन बातों को जवाब में दिया है। तो अप्रैल 2019 से बंद जेट एयरवेज की उड़ानें फिर शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें कि जेट एयरवेज की उड़ानें अब शुरू होने वाली हैं और करीब 3 साल थमे रहने के बाद एयरलाइंस 2022 की पहली तिमाही से अपना घरेलू उड़ानें शुरू करेगा। इसके बाद अगले वित्त वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कॉलरॉक जालान कंसोर्टियम के सदस्य मुरारी लाल जालान ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली उड़ान दिल्ली मुंबई मार्ग पर होगी और कंपनी की योजना 3 साल में 50 से ज्यादा और 5 साल में 100 से ज्यादा विमानों का बेड़ा तैयार करने वाली है। बता दें कि मुंबई की बजाय इस बार मुख्यालय दिल्ली में होगा और जालान ने दावा किया है कि विमानन क्षेत्र के इतिहास में पहली बार 2 साल से ज्यादा समय तक बंद रही एयरलाइन फिर शुरू हो रही है। इस एयरलाइन को फिर से चलाने के लिए कॉलरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान की कंसोर्टियम ने अक्टूबर 2020 में बोली जीती है। तो जेट एयरवेज के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी
आधिकारिक सीईओ कैप्टन सुधीर गौर हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022 तक ऐसे सभी श्रेणियों में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्तियां शुरू करेंगे। हमने पहले ही 150 से ज्यादा पूर्णकालिक कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया है। पैगासस जासूसी कांड पर सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया। सरकार के इस जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, पर अब क्या कर सकते हैं, आदेश देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों और नामी लोगों ने जासूसी की शिकायत की है और ये गंभीर मामला है। वहीं आपको बता दें कि खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप का दावा है कि इजरायली कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पैगासस से 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हुई है। भारत में अब तक 300 नाम आ चुके हैं जिनके फोन की निगरानी की गई है। इसमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी अफसर, वैज्ञानिक एवं एक्टिविस्ट मौजूद है। बता दें कि पैगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, और इसी के जरिए किसी फोन को हैक कर दिया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस, कॉल्स, तमाम तरह की जानकारी हैकर्स के पास चली आती है। और सॉफ्टवेयर की वो इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से बनाया है। बता दें कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप ऑफ सिटीजन लैब के मुताबिक किसी भी डिवाइस में पैगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका यह भी है कि टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जा जाती है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, पैगासस अपने आप फोन में इसको इंस्टॉल हो जाता है। 2019 में जब व्हाट्सएप के जरिए डिवाइस में पैगासस इंस्टॉल किया गया था, तब हैकर्स ने अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक कमी का फायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पैगासस को फोन में इंस्टॉल कर दिया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहें के न्यूज़।